सुनो, एक कहानी है धौलाधर की गोद में बसे एक सुनसान गांव काला ढूंगी की। ये वो पहाड़ हैं जो दिन में तो स्वर्ग लगते हैं, पर रात होते ही यहाँ कुछ ऐसी हवाएं चलने लगती हैं, कुछ ऐसी छायाएं घूमने लगती हैं जिनके चंगुल में फंसा इंसान किसी के भी भरोसे नहीं रहता। दिल्ली का रहने वाला रोहन, जिसे कंपनी से परमानेंट वर्क फ्रॉम होम मिल गया था, उसकी ख्वाहिश थी चाय की चुस्कियां लेते हुए हिमालय की चोटियां निहारना। सोशल मीडिया पर उसे उत्तराखंड के एक गांव कालाढूंगी के होमस्टे का पता चला। एक होमस्टे मालिक से बातचीत कर 5 महीने के लिए 6,000 में एक कमरा फाइनल कर लिया। पर जब वो पहुंचा तो पता चला कि कमरा गांव की मुख्य सड़क से नीचे एक खड़ी चढ़ाई वाले रास्ते और फिर एक जर्जर सी सीढ़ी से उतरकर एक ऐसे कोने में था जहां सिर्फ 3 कमरे थे। बीच वाला कमरा उसका था। एक तरफ एक लड़की कृति रहती थी, दूसरा कमरा हमेशा बंद रहता। वहां से हिमालय का नज़ारा इतना मनमोहक था कि रोहन ने सब कुछ स्वीकार कर लिया। पड़ोस के कमरे में कृति नाम की लड़की रहती थी जो वर्क फ्रॉम होम करती थी। धीरे धीरे दोनों दोस्त बन गए। शाम को वॉक पर जाना, गप्पे मारना उनकी दिनचर्या बन गई। गांव में होली का त्योहार नज़दीक था। गांव की एक पुरानी परंपरा थी, होली से 2 दिन पहले सभी ग्रामीण नीचे उस पुराने बसे हुए हिस्से में जाते थे जहां उनके पुरखों के घर और एक पुराना मंदिर था। रोहन और कृति को भी साथ चलने को कहा गया। मंदिर के पीछे घने चीड़ के पेड़ों का जंगल था जहां से एक तीखी सी महक आ रही थी। थोड़ी दूर पर एक बुग्याल यानी घास का मैदान और उसके किनारे एक छोटा सा तालाब था। तालाब के बीचों बीच एक टीला सा उभरा था। गांव के बच्चे पानी में उतरकर उस टीले पर बैठ जाते थे। रोहन और कृति इस जगह के कायल हो गए। उन्होंने तय किया कि वे यहाँ कैंपिंग करने आएंगे। होली के जोश खरोश के बीच रोहन और कृति करीब आ गए। रोहन ने कैंपिंग का प्रस्ताव रखा। होमस्टे मालिक ने मना किया, फिर हाँ कर दी, पर चेतावनी दी, रात में बाहर आग जलाकर रखना, यहाँ जंगल से तेंदुए आ जाते हैं और कुछ और भी। उन्होंने ऑनलाइन टेंट मंगवाया। पहले कुछ दिन सब ठीक रहा, फिर एक बड़ा टेंट मंगवाकर वे दोनों साथ ठहरने लगे। एक रात लगभग 11:30 बजे अचानक कृति चीख पड़ी, रोहन, कोई मेरा गला दबा रहा है, सांस नहीं आ रही। रोहन ने देखा कृति का चेहरा नीला पड़ रहा था, आंखें बाहर निकल आई थीं, गले पर किसी के हाथ के काले निशान उभर रहे थे। वो घबराकर बाहर भागा। उसने देखा वो आग जो उन्होंने जलाई थी उसमें कृति के जूते जल रहे थे। और तभी उसकी नज़र तालाब पर पड़ी। एक स्त्री की काली छाया पानी में उतर रही थी और तालाब के बीच वाले टीले के पीछे गायब हो गई। रोहन स्तब्ध रह गया। वापस टेंट में गया तो कृति बेहोश पड़ी थी। पूरी रात वे हनुमान चालीसा सुनते रहे। सुबह कृति के गले पर काले निशान साफ थे। कृति ने कैंपिंग जाने से साफ मना कर दिया, पर रोहन पर कुछ ऐसा साया पड़ा कि वो अकेला ही कैंपिंग जाने लगा। धीरे धीरे उसका शरीर सूखने लगा, आंखों के नीचे गड्ढे पड़ गए, चेहरा भूत जैसा। वो कृति से चिड़चिड़ाने लगा, उसे डांटने लगा। एक रात कृति के कमरे में उसकी चादर को किसी ने झटके से खींच लिया। रसोई में पानी पीने जाते हुए उसने कॉरिडोर में एक स्त्री की काली छाया देखी जो सीधे उसकी तरफ देख रही थी। कृति की रूह कांप गई। उसने दूसरे होमस्टे में कमरा बदल लिया। रोहन ने उसे रोकने की कोशिश भी नहीं की। अब रोहन रोज शाम को तालाब के किनारे अपना टेंट लगाता। कृति और होमस्टे मालिक ने एक रात छिपकर नजर रखी। रात 11 बजे रोहन टेंट से निकला। उसने अपने सारे कपड़े उतारे और नग्न अवस्था में तालाब में उतरकर उस टीले के पीछे चला गया। करीब 15 मिनट बाद वापस आया, कपड़े पहने और टेंट में चला गया। ये देखकर दोनों का खून सूख गया। होमस्टे मालिक ने गांव के पुराने पुजारी से बात की। पुजारी ने एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने कहा, उसका कोई सामान लाओ जो वो वहां ले जाता हो। कृति ने रोहन के कमरे से उसकी पानी की बोतल चुरा लाई। तांत्रिक ने उस बोतल में उसी तालाब का पानी भरकर अपने मंत्र पढ़े। अगली रात वे सब फिर छिपकर बैठे। रात ठीक 11:30 बजे रोहन फिर वही रस्म अदायगी करने तालाब में उतरा। तभी तांत्रिक ने बोतल के पानी में झांका। पानी में एक युवती का प्रतिबिंब दिखाई दिया, उम्र 26-27 साल, आंखों में गहरा दर्द और गहरा क्रोध। तांत्रिक ने अपनी सिद्धि से उससे बात की, तू कौन है, इसे क्यों सताती है? उस स्त्री ने कहा, मेरा नाम सुनिधि है और ये रोहन मेरा पति था। तांत्रिक ने पूछा, तो इतनी दूर इस पहाड़ी गांव तक इसका पीछा क्यों कर रही है? तेरी मृत्यु कैसे हुई? पानी में उसकी छवि कांपने लगी। उसने कहा, मेरी मौत कार एक्सीडेंट में नहीं हुई। रोहन ने मुझे जानबूझकर उस कार में धकेला था क्योंकि उसे मेरे जीवन बीमा के 50 लाख रुपए चाहिए थे। उसने मेरे अंतिम संस्कार भी ठीक से नहीं किए। मेरी अस्थियां उसने इसी तालाब में बहा दी थी क्योंकि ये गांव उसकी नानी का है। उसे पता था यहाँ कोई पूछेगा नहीं। मैं तब से इसी टीले में फंसी हूँ। अब जब भी कोई यहाँ रुकता है मैं उसमें सांसें भर देती हूँ, उसे अपनी तरफ खींचती हूँ। रोहन अब मेरा है।
वो हर रात यहाँ आकर मेरे साथ पानी के नीचे उस टीले के भीतर घंटों बिताता है। जल्द ही वो भी इसी तालाब का हिस्सा बन जाएगा। ये सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। तांत्रिक ने जल्दी से कुछ मंत्र पढ़े, पर उसने सिर हिलाया। ये आत्मा बहुत ज्यादा क्रोधित है, अब रोहन को बचाना मुश्किल है। सुबह वे सब रोहन के कमरे के सामने थे। तांत्रिक ने सीधा पूछा, बेटा, सुनिधि कौन है? रोहन का चेहरा मिट्टी जैसा पीला पड़ गया, पसीने से तरबतर। उसने सब कुछ कबूल कर लिया, धन के लालच में की गई हत्या, अधूरे संस्कार और इस गांव में आकर छिपने की कोशिश। तांत्रिक ने कहा, अब तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं, या तो तुम अपने आप को किसी थाने सौंप दो और सुनिधि का सही संस्कार करवाओ, या फिर तुम उसी तालाब में जाओ जहां तुम्हारी पत्नी तुम्हारा इंतजार कर रही है। रोहन ने आंखें बंद कर लीं। उस रात गांव वालों ने देखा कि रोहन फिर तालाब की तरफ जा रहा है, पर इस बार वो टेंट नहीं ले जा रहा था। वो सीधे पानी में उतरा और तालाब के बीच वाले टीले के पीछे चला गया। वो कभी वापस नहीं आया। कृति ने अगले ही दिन गांव छोड़ दिया। होमस्टे मालिक ने वो सीढ़ी और तालाब वाला रास्ता बंद करवा दिया। पर गांव वाले कहते हैं कि कभी कभी पूर्णिमा की रातों में तालाब के बीच वाले टीले पर दो छायाएं दिखाई देती हैं, एक स्त्री की और एक पुरुष की, और उन रातों में चीड़ के पेड़ों से आने वाली महक और भी तीखी और भी दम घोटू हो जाती है, मानो कोई सांसें गिन रहा हो।